बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 2 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 63A का फैसला किया नज़रसानी अपील का, और जो फैसला किया गया था उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जिस बेंच ने फैसला किया था उसे कलादम करार दे दिया है। मामला ये था कि क्या मुनहरफ अराकीन का वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। सदर पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले एक रेफरेंस भिजवाया था जिसमें 4 सवाल किए गए थे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि क्या मुनहरफ अराकीन का वोट जो है वो गिना जाएगा या नहीं। इस राय पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुनहरफ अराकीन का ना तो वोट गिना जाएगा और ना ही वो अपनी सीट पर रह सकते हैं। लेकिन अगर 63A को देखा जाए, हमारे वकला भी इससे बात करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रुकन मुनहरफ होगा तो जो पार्टी सरबराह है या पार्लियामानी लीडर है वो रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो उस हुक्म के बाद जो है ये सारा मामला ख़राब हुआ, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के ने आज इसके फैसला को कदम करार देते हुए 63A के खिलाफ जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली गई। शॉर्ट फैसला आया है, तफसीली फैसला जो है वो अभी आएगा। उसमें क्या वजूहात बयान की जाती हैं, क्या स्टांस लिया जाता है, जो है उसकी जो बहस हुई, जो समाअत हुई, उसका हवाला होगा। इस पर बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे SCO शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है इस्लामाबाद में होने जा रहा है, लेकिन कल तहरीक-ए-इंसाफ का प्रोटेस्ट है डी चौक में, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। अली बिन गंडापुर साहब भी फरमा रहे हैं कि मैं लाओ लश्कर के साथ यहाँ पहुँचूँगा। लेकिन आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका ये कहना है कि ज़रा आराम से आइएगा, ज़रा होश से आइएगा, गिला ना कीजिएगा, क्योंकि हमने सिक्योरिटी सख्त करनी है। SCO पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और SCO की सारी सिक्योरिटी जो है पाक फ़ौज के रेंजर्स की और FC के हवाले की जा रही है। कल क्या होने जा रहा है, अभी से जो है वो कंटेनर लगना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। कल क्या माहौल बनता है वो भी हम देखेंगे। और फिर फैसल वाडा साहब भी आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि अली बिन गंडापुर साहब जो है सिर्फ एक प्यादा हैं, इसके पीछे कुछ और है, और तहरीक-ए-इंसाफ लाशों की सियासत करना चाहती है। वो चाहती है कि लाशें गिरें और खून बहे, ताकि पाकिस्तान का, मुल्क का, इस माशरे का जो माहौल है वो ख़राब हो। फिर मौलाना साहब भी जो है वो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका ये कहना है कि हम किसी भी सूरत जो है हुकूमत का साथ नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने ये डिमांड की कि जो आइनी पैकेज है, जो आइनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत, वो मौखर कर दी जाएँ, SCO के बाद उसका फ़ैसला किया जाए। और फिर नाज़रीन, इसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं कि सियासत आखिर जाएगी किस तरफ, किस तरह का माहौल बनेगा, इस सब पे बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे मौजूद मेहमान सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, उनसे बात करेंगे, मुस्लिम नून से तल्लक है उनका, और शुएब शाहीन साहब तहरीक-ए-इंसाफ से उनका तल्लक है, उनसे बात करेंगे। फिर राजा खालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी राय लेंगे, लीगल एक्सपर्ट हैं कि इसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है, जो आनी तरमीम होने जा रही हैं। शुरू करते हैं सेनेटर साहब आपसे। खलील साहब, मुझे बताइएगा, आज 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और उस फैसले को आज कलअदम करार दे दिया गया। 2 साल से अपील पेंडिंग थी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने बाईकाट किया। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के हुक्म पे अली जफर साहब ने बाईकाट भी किया, फिर अदालती मामून भी जो है वो बन गए। इसकी वजह से बताइएगा क्या वजह हो सकती है। तो सर, इस फैसले का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पर, स्पेशली पार्लियामान पर? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मैं सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, सिर्फ 2 लाइनें। ये जो इब्तदाइया है आइन का, मैं उसके बारे में सिर्फ, वेयर इन द स्टेट शेल एक्सरसाइज इज पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, नंबर 1। फिर आगे जाके भी यही है, और जो आखिर में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ असल में, कि डू हेयर बाय through our representatives in the National Assembly adopt an act and give ourselves this constitution। ये मतलब जो भी है, और इसके अलावा बाकी आर्टिकल, चूँकि शेब साहब बैठे हैं, आर्टिकल 238 और 239 का जो 4 और 5 है, उसमें भी यही है कि अगर कोई आईनी अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हुकूमत के पास जब 2/3 मेजॉरिटी है तो सिर्फ उससे अमेंडमेंट करनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुकम्मल कोई इख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट करे। दूसरा, आपने आज के केस की बात की, इस केस का देखें, एक शादी हुई नहीं है, तलाक पहले हो गया,
उस गवर्नमेंट में मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था, पंजाब का चीफ व्हिप भी था, मैं भी वजीर बना था 2 दिन के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन का। और बंदयाल साहब ने क्या किया, और वो तीनों जजेस पंचायत लगा के, और मैं समझता हूँ आई होप के शेब साहब, मैं आपको अभी वक्त में बता रहा था, आई लाइक हिम, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। मुझे कोई नहीं, मेरी जमात मुझे जो मर्जी के इस बात से कोई सरोकार नहीं होता, जो इंसान है उसके साथ उसकी मुताबिक बात करिए। अच्छा, उन्होंने पूरा आइन रीराइट कर दिया, उनके पास ये इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 और 5 उन्होंने लिखा कि अगर किसी जगह पे भी कोई ऐसा मसला है, अब हम भी आता है तो वो पार्लियामेंट ने करना है, और इवन जो अपना आइन है, आइन ही मुकद्दम समझा जाएगा। इसने हम सबको बांधा हुआ है, हम चारों का। नंबर 2, अब मैं हैरान हो गया हूँ, आज बड़े काबिल एहतराम है, मेरे साथ सेनेटर हैं अली जफर साहब, कि जिस अदालत में पहले हम कह रहे हैं हमें एतमाद नहीं है, फिर कह रहे हैं कि ये अदालत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस पार्टी के वकील हैं उनकी तरफ से बाइकआउट कर दिया जी, और अदालती मावन बन के अपनी तरफ से जब अदालत ने कह दिया, क्या ये वो रिफ्यूज नहीं कर सकते थे? फीस होती है अदालती मावन, जो भी, मुझे नहीं इस बार मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे भाइयों की तरह। हाँ। लेकिन मैं काश, आज मैंने आप सभी कहा, काश शैब शहीन साहब उधर होते, कभी ना बनते। एक बंदे का स्टांस ले लेना, आप उस अदालत में जिसमें हमें तमाद ही नहीं करे। इसका मतलब है कि आज आपने बतौर पीटीआई के सेंटर होने के नाते उस अदालत में भी इस्तेमाल कर लिया, और जजेस में भी जो उनकी सेंटर उसको भी कबूल कर लिया, और फैसले भी गए। फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ, इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सर। ठीक है कि जब भी बंदा देखिए, मैं जिस तरह वोट देगा, अब ठीक है, देन पार्टी चेयरमैन उसने लिखना है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना कि ये अहल है या नहीं है, ये व्हाट्सएवर, लेकिन पार्टी चेयरमैन के पास ये 18वीं तरमीम के पास इख्तियार है कि वो रेफरेंस भेजेगा उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के इसमें कौन सा काम है कि आप मेंबरों को जेल भेज रहे हो, जिस तरह साकिब निसार साहब करते थे, किसी को आप कह रहे हो बंदा मार दो डैम में, पेशा ये जो पैसे हैं ये डैम में जमा करा दो, तो ये मतलब होता नहीं है। राजा साहब आई होप मुझे बेल आउट करेंगे कि कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को उतनी, इवन तशरीह का जो हम बार बार कहते हैं ना, कोई सेक्शन भी नहीं है, वो राय मांगी राय, वो तो ये तो राय मांगी जाती है, राय मांग सकता है प्रेसिडेंट, मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजों से। मैं दोबारा आता हूँ अली जफर साहब से, राय साहब मेरे, क्योंकि हम दोनों लॉयर्स हैं, आए हैं बाद में, मैं सोचते हैं कि आज उन जजों की सेंसिटिविटी, ये आप बात मान रहे हैं फिर, ये उसकी आज 5 जजों की सेंसिटिविटी बढ़ गई कि ये वाकई से ठीक जज हैं सारे, जिनको कल तक अली जफर साहब मेरे बड़े भाई मेरे साथ सेंटर हैं, और कल तक कह रहे थे कि ये मालूम नहीं है, ये तुम हम इस कोर्ट को नहीं मानते, और सारा कुछ हो गया, और फैसला इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल सा ये आए ना, इसमें कौन सा मुश्किल है? साहब आप सर रोशनी डालिएगा कि ये जो फैसला आया है, जारी बात है अब जो पहला फैसला था वो कलम हो गया, और इस फैसला के आने के बाद सर क्या असर पड़ेगा पार्लियामान पर, और जो इख्तिलाफी राय कहा जा रहा है कि अब जो है वो कोई जो भी रुकन असम्बली हो वो इख्तिलाफी राय कर सकता है अपने पार्टी के साथ? है, मैं उससे जरा इख्तिलाफ करूंगा। जी जी, देखें, इसके अंदर 4-5 खराबियां हैं इस ऑर्डर के अंदर, जो मैं आपको गुजारिश करूंगा। जी जी प्लीज। पहली बात तो यह है कि ये बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ऑर्डिनेंस के साथ जो बनाई गई, इवन इफ ऑर्डिनेंस को दुरुस्त मान लिया जाए, जी जी, मंसूर शाह साहब उस बेंच, उस कमेटी में नहीं बैठे थे जिन्होंने ये फैसला किया, लिहाजा तीनों मेंबरान जब तक बैठ के कोई फैसला ना करें, बेशक उसके अंदर इख्तलाफ राय हो और 2 मेंबरान की एक राय हो तो तीसरा मेंबरान माइनॉरिटी तस्वुर होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तीसरा मेंबर मौजूद ही ना हो और 2 मेंबर बैठें और बिल्डोज कर दें और इस तरह बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। नंबर 1, इसके अंदर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन की गई वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी इसके अंदर खराबी ये है, आथर जज इसके पहले फैसला के वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, लिहाजा उन्होंने जब रिक्यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये मैटर आप रिजॉल्व करें, जो मंसूर शाह साहब ने खत लिखा था या नोट लिखा था, जिसके जरिए या फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट में ये मैटर रखें, ताकि ऑर्डिनेंस का इशू पहले फाइनलाइज हो जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं, स्पेशली कि जो फुल कोर्ट फैसला दे चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक, जो ये कहता है कि 3 जज साहिबान यानी सीनियर मोस्ट 2 जज और एक चीफ जस्टिस फैसला करेंगे, लिहाजा उसकी वायलेशन में जो ऑर्डिनेंस आया है उसकी हैसियत कोई नहीं है, लिहाजा पहले इसका फैसला करें। तो जस्टिस मुनीब साहब के ना बैठने का मतलब ये है ऐसा कोई भी बेंच काम नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स की भी वायलेशन है और आइन की भी वायलेशन। लेकिन सर जो अगर तीसरी इसके अंदर ऑर्डिनेंस अदालत में आएगा तो आधा मिनट और दे दें, जी जी प्लीज, आधा मिनट दे दें ताकि मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इसके अंदर 5 खराबियां कैसे हैं, ये 2 खराबियां हैं। तीसरी खराबी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। काजी फाइसा साहब
होने वाली आईनी जो तरामीम है उसकी आईनी अदालत के सरबराह बनना चाहते हैं, और ये सभी ने तकरीबन इसको ना सिर्फ डिस्कस किया है बल्कि दबे दबे लफ्जों में इस बात को तस्लीम भी किया है, और जिसका कल इजहार बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि 25 से पहले आईनी तरमीम लाना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। लिहाजा जो हमारे खदशात से वो दुरुस्त साबित हुए, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के मुताबिक काजी फाइज़ साहब जो इस सारे होने वाले गैर आईनी कामों के जो बेनिफिशरी होंगे, तो उसका ज़ाहिर है उनको इस केस में नहीं बैठना चाहिए था, और जिसका इशारा मुनीब साहब ने अपने ख़त में भी कहा कि ये फैसला हुआ था जुलाई में कि जस्टिस मंसूर शाह साहब इस बेंच को हेड करेंगे, तो अब यकायक उनका खुद बैठ जाना ये साबित करता है कि वो दाल में कुछ काला है। और चौथी बात देखें, कोई भी पार्टी है आर्टिकल 10A के मुताबिक कोई भी पार्टी है इन द प्रोसीडिंग्स, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद पेश होकर बहस करे या अपने वकील के जरिए बहस करे। तो लिहाजा जब खान साहब ने आज कह दिया कि जी मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, जैसे नैब अपीलों में उन्होंने खुद बहस की थी, तो लिहाजा उनको आप इनकार नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है। तो लिहाजा कोई भी फैसला जो एक पार्टी को सुने बगैर होगा वो वॉइड कहलाता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, वो गैर आईनी फैसला कहलाता है। और आखिरी बात देखें, ये लोटा करेंसी को फ़रोग़ देने, हार्स ट्रेडिंग को मुतारिफ कराने और करप्शन का बाजार कायम करने के लिए ये फैसला किया गया है, और ये बात किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, और ये स्याह तरीन अल्फाज में तारीख में याद रखी जाएगी। हाँ, ये बात है कि आइन को तरमीम करने का हक अगर हासिल है वो पार्लियामेंट को है, लेकिन ये अलग बात है कि पार्लियामेंट आज भी जो ताहिर साहब फरमा रहे हैं इनके पास अक्सरियत नहीं है। तो लिहाजा लोटाक्रेसी को फ़रोग़ देने और जो माजी करीब में ये नाकाम हुए थे आईनी तरमीम लाने में, तो अब वो काम इस फैसले की रोशनी में आर्टिकल 63A की तशरीह के जरिए वो हासिल करना चाहते हैं, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। मैं इसका सर जवाब देता हूँ जी, यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी, मैं सर इसका जवाब पहले ले लूँ फिर क्वेश्चन करूँगा। मैंने अभी जाना था रज़ा हारून साहब के पास। रज़ा भाई मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं इसका पहले जवाब ले लूँ राजा खालिद साहब से, क्योंकि ये एक काउंटर जो है वो चीज़ है, उसको राजा साहब आपने सुन लिया सारी बात शेफ शहीन साहब की। क्या अब जो कह रहे हैं कि हॉट ट्रेडिंग होगी, लोटाक्रेसी होगी, क्या कोई पार्टी का मेंबर, कोई रुकने असम्बली जो है वो अपनी पार्टी से इख्तिलाफ नहीं कर सकता? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ये जो अमेंडमेंट लाई गई थी 63A जो आर्टिकल इंसर्ट हुआ था, ये लोटाक्रेसी का रास्ता रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए तरमीम हुई थी। इसलिए कि उससे पहले ये था कि अगर आप अपोजिशन में चले जाते हैं, आपकी पार्टी अक्सरियत नहीं ले पाई, तो लोग ये करते थे कि दूसरी साइड पे जाके मिनिस्टर्स बन जाते थे। ये है हॉर्स ट्रेडिंग का असल सबर। या फिर ये है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट लेके तो ट्रेरी बेंचेस पे बैठे होते थे। उनका रास्ता रोकने के लिए ये किया गया कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालता है या एब्सटेन करता है, तो वो वोट तो उसका काउंट होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस उसे ये फेस करने होंगे कि वो डिसीट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुस्तार लिया या डिराइव कर रहे हैं ये कानून, तो वो कहाँ से, ये जो सिस्टम है वो बरतानिया से। बरतानिया में अभी आपने देखा होगा माजी करीब में उनके 3 प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए। मैं इंग्लैंड में था, कोई 1.5 साल पहले की बात है कि बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने 148 मेंबर्स ने वोट उनके खिलाफ दिया। ठीक है, इसका आपने इस फैसले के जरिए जो रिव्यू हुआ, उस फैसले के ज़रिए आपने सिर्फ आर्टिकल 63A को अमेंड नहीं किया, उसे रीराइट नहीं किया, बल्कि उसके अंदर वो चीज़ दाखिल नहीं की कि जो उसमें मौजूद नहीं थी, बल्कि आपने जो आर्टिकल 95 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बात करता है, उसे भी रिडेंडेंट बना दिया कि आपकी पार्टी सपोज के कोई आप पे ऐसा प्राइम मिनिस्टर बुजदार टाइप वो सवार हो जाता है, आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आपके अपने मेंबर जब तक अपोजिशन के साथ मिलकर उसे नहीं उतारेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होगी। अब आज का जो फैसला है, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बेहतरीन फैसला है
अगर उससे बिल्कुल दयानतदारी के साथ कानून की स्पिरिट के मुताबिक देखा जाए, इस फैसले ने 3 राय मुतय्यन की। एक तो सुप्रीम कोर्ट की हदूद क़यूद, उनकी जुरिस्डिक्शन, उनके इख्तियार कि हमारा इख्तियार क्या है, हमारा इख्तियार कानून साजी करना है या कानून की तशरीह करना है। दूसरा उन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग, कि पार्लियामेंट सोवरेन है लॉ मेकिंग के हवाले से। और फिर तीसरा जो कि आइन सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट सोवरेन है, आइन सुप्रीम है, आइन को हम नहीं छेड़ सकते। हम हम जो फैसला करेंगे या जो भी हम जजमेंट्स देंगे विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, हम फैसला देने के पाबंद हैं। अब जावेद बलोच साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं रास्ते में आते हुए सोच रहा था, अगर वो फैसला बरकरार रहता, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपनी मर्जी, मंशा, अपनी विम्स और विशेस की तकमील करें, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि एक सिविल जज फिर सीपीसी को अमेंड करके फैसला देगा, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कहेगा ना हमारे पास नज़ीर मौजूद है। आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, सीआरपीसी जिसे हम कहते हैं, उसे फिर जो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो अमेंड करके तो अपनी मर्जी और मंशा के तहत फैसला देंगी। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक बदतरीन नज़ीर कायम कर रखी होती है उनके सामने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं, यानी वो मेंबर जिसने एक दफ़ा वोट दे दिया पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ, ही इज नो मोर मेंबर ऑफ दैट, वो तो फारिग हो गया, वो चला गया। वोट तो इंडिया में भी काउंट होता है, वो वोट तो हर जगह काउंट होता है। देखें, वोट काउंट होगा, काउंट नहीं होगा, वो देगा क्यों? तो अगर देगा नहीं तो फिर वो उस आर्टिकल का क्या फ़ायदा? फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी कैसे कामयाब होगी? लिहाजा ये ऐसा, मैं एक शुएब साहब की बात का जवाब दे दूं, हमारे भाई हैं, ये जो कहा गया ना जी कि ये जो कोर्ट बेंच था, ये जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अब देखें क्या किया जाए। अब ये उससे पहले, ये 7-8 दिन पहले ये रिव्यू पिटीशन फिक्स हो गई थी। आज कहा जाता है जी टाइमिंग के हवाले से, वो टाइमिंग 2 साल से आप लगने नहीं दे रहे। बंदियाल साहब ने अपने दौर में फिक्स नहीं होने दी, अभी मुनीब साहब के आने की वजह से इस दौर में ये फिक्स नहीं हो रही थी। क्यों नहीं लगने देते? आपने वो नहीं लगने दी, आपने एक और फैसला उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रखा है, ये जो रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो क्यों नहीं फिक्स होने देते? फिर यही बात है कि आप आइन का हुलिया बिगाड़ के आपने मौलवी तमीजुद्दीन से लेके जफर अली शाह केस तक कोई सबक नहीं सीखा। ठीक है राय साहब, रजा भाई माजरत मैं आपके पास लेट आ रहा हूँ, मुझे बताइए कि सर ये फैसला तो आ गया, अब पार्लियामान जो है वो क्या करने जा रही है सर? अब तो कोई भी, जैसे राय साहब ने कहा कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ तरीक़त में इत्मीनान आनी है, जो कि मुल्की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीक़त में अदम इत्मीनान कामयाबी हुई थी 174 वोट से, तो कैसा देखते हैं सर इस फैसले को? फैसला खुशाइंद है जावेद भाई, और खुशाइंद होने की वजह ये है कि जो तशरीह की गई थी 2022 में, उसकी वजह से जो शक्ल बिगड़ी थी और ख्वाहिशात की इंक्लूजन है ना, ख्वाहिशात को आइन में डाल दिया गया था। एक मखसूस सियासी तनाजुर में एक मखसूस सियासी इवेंट था, पंजाब के सीएम का इलेक्शन हुआ था, उस हवाले से मखसूस फैसला था और ख्वाहिशात को आइन में डाल दिया गया, जिसको हम रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उस वक्त भी फैसला जो था वो 3-2 से आया था, और बाकी जो हमारे डिसेंटिंग मोहतरम जज साहबान थे उनमें से एक जज साहब ने इसको रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। अब जो आज हुआ है फैसला, इसने बेसिकली उस रॉन्ग को राइट किया है, कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि जो रॉन्ग हो गया था उसको दुरुस्त कर दिया, जो गलत इकदाम हुआ उसको दुरुस्त कर दिया। ये 63 है जावेद भाई, इंटरेस्टिंगली एक ऐसा आइन का आर्टिकल है कि इसके अंदर ना सिर्फ आर्टिकल की शिकें बल्कि 2 पैराग्राफ दे दिए गए कि इन शिकों पर अमल दरामद कैसे होगा। ये बता दिया गया है, ये इसमें कहीं भी वोट देने के बाद ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। पार्टी हेड या पार्लियामेंट लीडर उस मेंबर से जवाब तलबी करता है और वो मेंबर जवाब तलबी देगा। हो सकता है कि पार्टी लीडर उससे मुतमईन हो जाए और वो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन भेजे ही ना, ये मुमकिन है। ऐसे जो कर रहा है, जो नहीं आ सका, वो उसकी तो कई वजूहत हो सकती है ना। वो आके बताते मेरी गाड़ी खराब हो गई, जहाज खराब हो गया, नहीं आ रहा, तो वो भी मान सकता है। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है, ये भी। और ये दोनों बातें वोट डालने की सूरत में ही मुमकिन होती है। वोट डाला ही नहीं जाएगा तो गिना नहीं जाएगा तो सारी कहानी नहीं होगी ना। उस फैसले में 2 बातें बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हद तक
मैं समझता हूँ गलत थी कि एक तो ना वोट गिना जाएगा और वो ना तो गिना जाएगा और जो जुर्म सरसद नहीं उसकी सजा भी दी जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा खुशाइन बात है। आपने पूछा कि आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। देखें, कोई भी फैसला जो है ना उसका तो ये काम नहीं होता कि वो टाइमिंग देखे। उसके पास तो मुकदमा आया, जजेस ने फैसला कर दिया। 5 जज ये हो गए यूनानिमस और 2 जज अगर आप वो जो जिन जजेस ने डिसेंटिंग नोट किया था, तो इन 10 जजेस में से 7 जजेस इस बात से मुत्तफिक है कि वो 3 लेते नहीं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं ना वो लेते नहीं है। मैं कई दफा हमने तो आज आप नहीं लेंगे, आप नहीं ले सकते। आपको मैं दोबारा देखिए, सारी दुनिया प्रोग्राम देख रही है। शहर सिंह साहब, आप अपना मुकाबला उनसे ना करें। आप और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप उसको इनकार करना चाहूंगा, लेकिन आप हिट विकेट हो गए आज। चलें नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। वेलकम बैक। नकवी साहब, आप बताएं सर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलें, फैसला आ गया। अब हम अगर देखें, जैसे रज़ा हारून साहब ने भी बात की कि अब फैसला तो आ गया, जो आईनी पैकेज आ रहा है आपका, इस फैसले को देखें और आईनी पैकेज को देखें कुछ। अच्छा, मैं आपको वैसे क्लियर कर दूं एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फर्क पड़ेगा? कोई आईनी पैकेज नहीं आ रहा, सिर्फ इस हद तक आएगा, डेफिनेट आएगा आईनी कोर्ट का। ठीक है। जस्टिस काजी फैसल साहब 25 तारीख को चीफ जस्टिस से नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के। मैं वो ओपनली आपको बता रहा हूँ। और इवन ही हिमसेल्फ रिफ्यूज्ड। ठीक है। जब एज बढ़ाने की बात आई थी, अब भी वो बात उसमें नहीं है। हम कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब होंगे सीनियर 175 जो कहता है, जो सीनियर तरीन जज है सदर मुल्क, उसी को चुनना है ना। ठीक है। ये अच्छा, ये भी नोटिफिकेशन, पिछला नोटिफिकेशन नहीं, एक मिनट अपना शेब भाई, एक मिनट। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं थी। जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद मोहतरमा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने ये बात उसमें डाली। ये मुझे राजा साहब मेरे चूंकि सीनियर है, ये बेल आउट करेगी शेख साहब। पहले ये भी नहीं था, पहले आप किसी को भी लगा सकते थे। ठीक है। ये जस्टिस जो थे सजाद अली शाह, उनके केस भी हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जी अल-जहाद ट्रस्ट केस, थैंक यू, उन्होंने कहा था कि जी सीनियर अपना होगा, इस तरह से कोई अपना जज होगा। और खुद ही पर मलिक असद केस था, दोनों में सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को शेख साहब दोनों ही सीनियरिटी का प्रिंसिपल शेख साहब दोनों ही हैं, लेकिन बनेगा फिर 18वीं तरमीम केस भी हुआ था। और सजाद अली शाह को सर वो केस अलग चीज है, आइन का हिस्सा बनना, आइन का हिस्सा बनना अलग चीज है। वो तो जजमेंट है, लेकिन आइन का हिस्सा 18वीं तरमीम के जरिए हुआ है। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ ने किया था। हाँ, तो आज उसको वायलेट ना करें ना, यही तो हम कहते हैं। कब कर रहे हैं सवाल को रोका गया जी, तो आप नोटिफिकेशन इस अनसर्टेनिटी को खत्म करें आज। जी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा था कुछ लोगों का कंसर्न। हाँ, एक बात जरूर थी कि उन्होंने कहा कि अगर सबकी एज बढ़ती है तो मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। नेचुरली की पार्लियामेंट करती है, लेकिन अब वो भी मामला खत्म हो गया, एज वाला भी खत्म हो गया। सिर्फ इस हद तक जरूर होगा, जो जितना मुझे पता है पार्टी में रहते हुए एज ए लॉयर भी और जो रहते कि आईनी पैकेज जो है ये वाला आईनी अदालत का वो जरूर आएगा। और मैं शेख भाई को पता होगा ये 85 मुल्कों में ऑलरेडी है। ऑस्ट्रेलिया में 105 साल हो गए हैं इसको। कौन सा गलत काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलवाना है। हमारे उस्ताद थे आसिफ सईद खोसर साहब, एक फैसला दिया, 2 बंदों को बरी किया, पता चला 3 साल पहले सजाए मौत हो चुकी है। क्या उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पूछा? थोड़ी सी वजाहत कर दें सर कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ आईनी कोर्ट जो है वो बनाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। मेरी इत्तला के मुताबिक यही है अब तक, और है भी ऐसा ही है। कोई आईनी कोर्ट बना के काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन दे के सर जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी शेख साहब अगर वो बन जाते, शेख सिंह साहब अगर बन जाते हैं तो क्या ये एक्सटेंशन होगी? नहीं, शेख सिंह साहब अगर वो बन भी जाते हैं तो क्या ये एक्सटेंशन होगी? और क्या होगा? नहीं सर, नहीं लीगल सर नहीं आपने उठा करके सुप्रीम कोर्ट की तमाम पावर्स उठा के क्या पावर ये है कि जो मतलब आप बंदा मार दे, आप अपना चले जाए शर्जील मेमन के कमरे में, कि ये तो आपने किसकी रखी हुई आपने कमरे में, आप शेख रशीद के इलेक्शन से एक दिन पहले आप उसके हल्के में वोट मांगने चले जाए साकिब साहब, और एक बंदे ने बंदा मारा सब इंस्पेक्टर ने, उसको कहा डैम फंड में 10 लाख जमा करा दो, तुम्हें माफी। खुदा का वास्ता शेख साहब और आसिफ अली जरदारी लगाएगा, शेख साहब आप मुनसिफ बनेंगे। शेख साहब आप जैसे 68 ईयर्स तक एज बढ़ा करके उनके जरिए इस निजाम इंसाफ पे हमला करने, शेख साहब आप जैसे सोबर आदमी से तो नहीं है सर अभी तो, और वो तो नहीं ना बना सकते जो फौज के दारों को जला रहे हैं। जनरल सरफराज शहीद हुए, इनका गालम गलोच ब्रिगेड ने पता क्या था, ये जी शुक्र है हमारा त्यारा बच गया, जनरल की खैर है। चलें आगे बढ़ते हैं। रजा भाई आप
रजा भाई आप बता दें सर कि पीपल पार्टी आई थिंक इस सारे मामले को लीड कर रही है। बिलावल साहब काफ़ी ज़ोरों शोर से कह रहे हैं कि आईनी कोर्ट बन के रहेगी, उनके रब्ते भी हैं मौलाना फजल रहमान साहब से और बाकी जो है स्टेक होल्डर हैं उनसे भी रब्ते हैं। तो बात कहाँ तक पहुँची? आज तो मौलाना ने कहा कि इसे मौखर किया जाए। मैं समझता हूँ कि आईनी अदालत वाला मामला तो देरीना मुतालबा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा रहा है 2006 से, और उसके बाद 15 जो पार्टीज वहाँ लंदन में जमा हुई थी, ऑल पार्टीज में उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है, और फॉर्चुनेटली इमरान खान साहब इज वन ऑफ देम, सिग्नेचर उनके सिग्नेचर एंडोर्स किए बैठे हैं आईनी अदालत को जी। और जब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा तो लॉबिंग होती है ना, एक तरीकाकार होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेशन का काम ही आइन साजी है, कानून साजी, और सारी दुनिया में उसके लिए लॉबिंग होती है, कंसेंसस डेवलप किया जाता है। वो होगा जब वो आएगा, जब देख लेंगे। मेरी तो जहां तक ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि ऐसा है भी, मुझे लगता है कि पीटीआई के जो मेंबरान है वो भी आईनी अदालत के लिए बड़ी खुशी के साथ वोट देंगे। अच्छा, वाह, खबर है ये पार्टी साहब, अच्छा काम है ना, अच्छा काम है ना, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल रजा हम सब ठीक कह रहे हैं। के बाद इनका वोट, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है ना आईनी अदालत, कैसे रद्द कर सकते, वो वोट भी आएगा, उसको हो भी जाएगा। और बिल्कुल आई एंडोर्स यू रजा भाई। देखिए अपनी बुराइयां हमारे खाते में ना डालें, आप अपनी बुराइयां हमारे खाते में ना डालें। ये बुराई नहीं है, आप जो कुछ इस मुल्क में इक़्तिदार के खाते में को निज़ाम इंसाफ को तबाह करने में लगे हुए हैं, जो आप लोग सिर्फ इक़्तिदार की खैरात हासिल करने के लिए जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करते हुए लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने जा रहे हैं, खुदा के लिए उसमें हमारे मत्थे ना डालें ये चीजें। देखिए सीओटी के अंदर चले सर, ये तो आपको याद है, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। देखिए ये ख्वाहिशात, एक मिनट सर मेरी बात, कुछ नहीं होगा जज्बाती बातों इसमें भाई, आप वोट देंगे और आप इस बात को समझेंगे, डेफिनेट देंगे, ये वोट देंगे, हम ना वोट देंगे ना ऐसे जराइम के, ठहरने 2-4 दिन ठहरने, आपको पता कोई मजबूरी है लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोगों के नुमाइंदे हैं, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, कब्जा नहीं करना चाहते, हम आवाम को एक वोट दे देना ना, शेख भाई तो मेंबर नहीं है, वो कैसे दे सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। राय साहब जी, एक बात तो ये है कि ये जिस तरह से बार बार कहते हैं ना, शुएब साहब के एस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठ के उनके हाथों में खिलौना बन के आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब शुएब साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि कल तक सूरत हाल ये थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट का जो हेड था, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उसे कहा गया कि वो बाप की तरह होती है। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बंदा ही नहीं आया, कोई डेमोक्रेटिक जर्नैल ही नहीं है। इमरान खान साहब का खुद बयान रिकॉर्ड पे है कि दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए। ठीक है, आज जो मुखालफत कर रहे हैं, कोई एक जगह कंट्राडिक्शन नहीं है। फिर इस तरह से जो आइन की बालादस्ती है, ये साकिब निसार साहब के दौर में, ये गुलजार साहब के दौर में, ये बंदियाल साहब के दौर में क्यों सिरे से भूल गए कि आइन के, और आइन को बार बार रीराइट, मुझे बता दें, यानी एक कानून के टॉपिक रह गया। राय साहब, शुएब शेख साहब, कल प्रोटेस्ट हो रहा है आपका, सर बताएं कल क्या होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ जो है वो आएगी, एहतजाज करेगी, क्योंकि एसयू भी हो रही है, सिक्योरिटी भी जो है देनी है हुकूमत पाकिस्तान है, तो मामला खराब होगा फिर। देखिए प्रोटेस्ट करना ये फंडामेंटल राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको पूरा हमने जलसे में इजाजत मांगी, वो नहीं दी गई। हाँ। जिस तरह प्रोटेस्ट हमने पीसफुल पूरे पाकिस्तान के कई शहरों में किया, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी करेंगे। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आज रात से इन्होंने, आज दिन से ही बल्कि सारे कंटेनर लगा के इसको सील करना शुरू कर दिया है पूरे शहर तो पिंडी इस्लामाबाद को। ये बदतरीन किस्म की फाशिस्ट किस्म की हरकतें हैं। सर मलेशियन वज़ीर आज़म यहाँ पे है, बाकी मेहमान कल आ रहे हैं सऊदी अरब से, कौन मना कर रहा है? अगर भाई वो तो क्लोज होंगे, एहतजाज होगा, तो फिर काम अपना प्रेस करके चले जाएंगे। आपकी वजह से पहले भी चाइना का साथ इंडिया चला गया था। चलें सर, बुनियादी इंसानी हक बिल्कुल हम मानते हैं, कैसे डिनाई कर सकते हो? हम मानते हैं इसको, लेकिन इसके आगे भी कुछ लिखा है ना, इन्होंने बना ली है इनके जरिए इस वक्त मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इन्होंने मार्शल लॉ किस्म की सूरत हाल पैदा की हुई है।
एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताएं जमात इस्लामी जी, अगर वो मौका तो देना लेके मैं सिर्फ इतना पढ़ देता हूं आर्टिकल 19 एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड द शेल फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by law in the interest of the glory of Islam and on the integrity security defense of Pakistan any part thereof। अगर आप किसी के साथ इस तरह से दिया नहीं ना होता कि आप नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। बड़ी अच्छी डिबेट हुई, तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ भी सामने आया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में हो रही है और पाकिस्तान उसका मेज़बान है, लिहाजा सारी जमातों पर ये लाजिम है कि वो इसका एहतराम भी करें और कोई ऐसी चीज़ ना लेके आएँ जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।